आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन के बारे में और कुछ चीज़ें स्टडी करेंगे। और जो हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है एक्चुअली दो चीज़ें हम स्टडी करेंगे। एक है रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमने ये समझी बात कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है और थोड़ा बहुत हमने ये भी अब जाना कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है और फिर हम कैसे क्लासेस बनाते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि जब हम क्लासेस बनाते हैं तो नंबर ऑफ क्लासेस, क्लास विड्थ, क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी हम कैसे फिर हासिल करते हैं उनकी, तो वो सब चीज़ें हमने स्टडी की। तो आज हम पहले स्टडी करेंगे रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हों तो उस वक्त हमने अपने जहन में कुछ चीज़ें रखनी होती है। एक तो यह है कि हम कैसे क्लासेस बनाते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में वो हमने स्टडी किया। लेकिन यह है रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो किन ब्रॉडर प्रिंसिपल्स के बारे में हमने जो है ख्याल रखना होगा। तो जो रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, हम यूजुअली 4 रूल्स जो है वो देखते हैं बुक्स में लिखे हुए। तो पहले मैं इनको गिनूंगा, फिर यहाँ पे मैं इनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा इलॉबरेट करूँगा। तो पहला रूल जो हमने फॉलो करना होता है वो ये है कि जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासेस बनाएंगे, तो हमारे क्लासेस ऐसे होने चाहिए कि वो प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए, उनमें किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि इनमें किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो है वो किस क्लास में आएगी तो वो क्लियर होना चाहिए हमारे लिए पहले ही। तो पहली चीज याद रखनी है, अनएम्बिगुअसली डिफाइंड, द क्लासेस शुड बी अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। तो आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है कि ये जो क्लासेस हम बनाएंगे ये ऐसे होनी चाहिए कि ये एग्जॉस्टिव हो। एग्जॉस्टिव का मतलब है यहाँ पे कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस होंगी तो वो सब इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए हमारे क्लासेस में, टोटल क्लासेस में उनको जगह मिलनी चाहिए। तीसरा है कि ये स्टेबल होनी चाहिए जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक बार एक किस्म के क्लासिफिकेशन में अडॉप्ट करेंगे, दूसरी बार उसको जो है वो चेंज करते रहेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाती है इन द लॉन्ग रन। तो जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे ये ऐसी होनी चाहिए कि ये स्टेबल होनी चाहिए, इट शुड बी स्टेबल। और चौथा जो यहाँ पे रूल याद रखना है रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन वो ये है कि जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए हमारे लिए जब हम क्लासिफिकेशन करते हों, यानी कि जो ये ऐसे होना चाहिए क्लासिफिकेशन कि इट शुड बी सूटेबल टू द पर्पस। तो ये हमारा पर्पस सर्व करना चाहिए और पर्पस के मुताबिक ही हमने क्लासिफिकेशन करनी चाहिए। तो ये 4 रूल्स है जो हमने जहन में रखने हैं। अभी मैं इनको गिनूंगा। अनएम्बिगुअसली डिफाइंड, देन वी हैव एग्जॉस्टिव, देन वी हैव स्टेबल इन कंटिन्यूटी एंड देन वी हैव सूटेबल फॉर पर्पस। तो ये 4 चीजें याद रखनी है विद रिगार्ड टू क्लासिफिकेशन। अब हम पहले रूल पे आते हैं कि ये अनएम्बिगुअसली डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? देखिए, हम क्लासेस बनाते हैं फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20। ओके, तो क्लियर होना चाहिए हमारे लिए कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कहाँ पे फिट हो जाएगी। तो अगर कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी होगी जिसके बारे में हमें कंफ्यूजन होगा कि ये पहले वाले क्लास में रखनी है, दूसरे वाले क्लास में रखनी है, कहाँ पे रखनी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्लासेस हम बनाएंगे हमें ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि कौन सी ऑब्जर्वेशन किस क्लास में फिट होनी चाहिए या फिट होगी। तो ये पहली चीज है जो हमने याद रखनी होती है विद रिगार्ड टू रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। हमारा जो क्लासेस हम बनाएंगे तो उनके बारे में हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिकली कंफ्यूजन इस चीज के बारे में नहीं होना चाहिए कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगी, तो उस चीज में हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई अगर अब 10 हमारी ऑब्जर्वेशन है तो उसको पहले क्लास में रखेंगे या दूसरे क्लास में रखेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें मालूम ही ना हो कि एक्चुअली इसको किस क्लास में रखना है। तो रूल ऐसा होना चाहिए, जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसे क्लियर होनी चाहिए कि हमें पहले ही मालूम है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन किस क्लास में हमने रखनी है। तो ये पहली चीज है जो हमने
याद रखनी है विद रिगार्ड टू क्लासिफिकेशन। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो रूल है जो हमने याद रखना होता है क्लासिफिकेशन के बारे में, वो है कि ये एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। अब एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस हमारी होंगी, वो जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उनको हम जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो सब की सब ऑब्जर्वेशंस आनी चाहिए इन द क्लासेस। कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं रहनी चाहिए कि जिसको कोई क्लास ना मिले। तो अभी अगर हम क्लासिफिकेशन ऐसी करेंगे और कोई वैल्यू ऐसा होगा कि जो क्लासिफिकेशन से बाहर होगा, जो क्लासेस से बाहर होगा, तो फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे अपने क्लासेस में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी एग्जॉस्टिव, यानी कि सब की सब ऑब्जर्वेशन जो है वो खत्म होनी चाहिए। उनको हम we should be able to incorporate them in classes। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है, हम कहीं लिखते हैं कि एक तो एग्जॉस्टिव होना चाहिए और दूसरा एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए क्लासिफिकेशन। जिसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जर्वेशन जो है क्लास 1 में आती है तो फिर ये ऑब्जर्वेशन क्लास 2 में नहीं आनी चाहिए। दैट इज म्यूचुअली नो एक्सक्लूसिव। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो अब मालूम है कि ये किसी और जगह ये ऑब्जर्वेशन फिट नहीं होने वाली है। तो दिस इज आवर सेकेंड रूल विद रिगार्ड टू क्लासिफिकेशन। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है वो ये कि ये स्टेबल होनी चाहिए हमारी क्लासिफिकेशन। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन बनाई, क्लासेस हमने बनाए और फिर थोड़ी देर के बाद जो है हमने वो चेंज की क्लासिफिकेशन, अब दूसरी क्लासिफिकेशन बनाई और नेक्स्ट डे हमने तीसरी क्लासिफिकेशन बनाई। तो इससे क्या होगा कि क्लासिफिकेशन के बारे में अभी हम ये स्टडी करेंगे कि इसकी मदद से हम कंपैरिजन कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं। तो जब हमारा रूल ही चेंज हो जाएगा, जब क्लासिफिकेशन ही चेंज हो जाएगी, तो फिर कंपैरिजन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, एनालिसिस करनी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस चीज़ को इंटैक्ट रखने के लिए कि एनालिसिस जो है वो हम कर पाएँ अच्छी तरीके से और जो कंपैरिजन है वो हम अच्छे से कर पाएँ, तो इसलिए हमारी जो क्लासिफिकेशन होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए। इसलिए क्या करना होता है कि पहले ही इस पे ध्यान लगाना होता है कि भाई मुझे कौन सी क्लासिफिकेशन किस तरीके की बनानी है, तो ताकि मुझे ये छोटी छोटी वजूहात की वजह से मुझे ये चेंज ना करनी पड़े। तो वो चीज़ हमने याद रखनी होती है। और चौथा जो यहाँ पे पॉइंट है वो है कि ये सूटेबल होना चाहिए, यानी कि जिस तरीके का पर्पस हमारा होगा तो उस तरीके की जाहिर सी बात है क्लासिफिकेशन होगी। तो हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन के डिफरेंट टाइप्स है, जैसा कि हमने देखा कि क्रोनोलॉजिकल हो सकती है या फिर स्पेशल हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है। तो हम क्लासिफिकेशन सिलेक्ट वो करते हैं जो हमारा पर्पस सर्व करेगी। तो अभी अगर हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस चाहिए फॉर एग्जांपल और हम क्वांटिटेटिव सिलेक्ट करेंगे या स्पेशल सिलेक्ट करेंगे तो उससे दिक्कत हमारी हो जाएगी। तो टू अवॉइड इनकन्वीनियंस और पर्पस फुलफिल करने के लिए, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम वो क्लासिफिकेशन इख्तियार करें जो सुटेबल टू या सुटेबल फॉर द पर्पस होगी। वो हमारा पर्पस सर्व करनी चाहिए, उस तरीके की क्लासिफिकेशन हमने करनी चाहिए। अच्छा, इसके बारे में और जो लास्ट लेक्चर में हमने चीज़ें स्टडी की कि क्लासेस कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस, क्लास विड्थ, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट हम कैसे डिसाइड करते हैं, फिर वो भी उनमें से कुछ पॉइंट्स भी हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन वो हमने पहले स्टडी किए हैं तो इसलिए हम उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। तो इट वाज अबाउट रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हम अब स्टडी करेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, हम जो क्लासिफिकेशन है वो हम क्यों करते हैं, इससे हमें क्या फायदा मिलता है। तो दूसरी चीज जो हमने स्टडी करनी है आज वो है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो 4 एडवांटेजेस की हम यहाँ पे बात करेंगे विद रिगार्ड टू क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का हमें मालूम है कि क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम डेटा को छोटे छोटे क्लासेस में तकसीम करते हैं। अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, तो 4 बेनिफिट्स आर देयर, एडवांटेजेस आर देयर। एक तो यह है कि हमारा डेटा जो है वो कंडेंस हो जाता है, वो समराइज हो जाता है।
हमने ज़्यादा जो है याद नहीं रखना होता है, कुछ ही चीज़ें हमने याद रखनी होती है। एक ये है, अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है कि ये फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन, इसके ज़रिए से हम कंपैरिजन कर पाते हैं जब हम डेटा को जो है क्लासिफाई करते हैं, तो वो देखेंगे। रिलेशनशिप जो है डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान या कैरेक्टरिस्टिक्स के दरमियान जो है वो तब मुमकिन है, तब हम ये हासिल कर सकते हैं जब डेटा को हम क्लासिफाई करेंगे। तो इसी तरह जो आज के आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले जो कोर्स हमारा है, जो आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर जो आप स्टडी करेंगे, टेक्निक जो आप स्टडी करेंगे, तो ये हम तब अप्लाई कर पाते हैं जब हमने डेटा को क्लासिफाई किया हो। यानी कि यहाँ पे लिखा है फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, तो फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हम तब दे सकते हैं जब हमने डेटा को क्लासिफाई किया हो। तो 4 चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे। एक है इट condenses our data, दूसरा है इट facilitates comparison, तीसरा है कि जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है वो हमें ये दिखाता है, इसके ज़रिए से हम वो देख पाते हैं। और चौथा ये है कि जो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस है, ट्रीटमेंट जो है, जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हम अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो वो तब हम कर पाते हैं जब हमने डेटा को क्लासिफाई किया हो। तो अभी हम पहला पॉइंट यहाँ पर लेंगे। देखिए पहला क्या है, पहला है कि जो डेटा है वो कंडेंस हो जाता है। अब कंडेंस का मतलब क्या है? कंडेंस का मतलब है कि ये एक ही जगह जैसे कि जमा हो जाता है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि ये समराइज हो जाता है। ज़्यादा डेटा के साथ हमने डील नहीं करना होता है, हम फिर कम डेटा के साथ डील करते हैं जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसकी बदौलत जो है वो समराइज हो जाता है डेटा गेट समराइज्ड। और जो अननेसेसरी डिटेल होती है, अननेसेसरी डिटेल जो होती है उसके साथ हमें डील नहीं करना होता है। हमने हर किसी ऑब्जर्वेशन के साथ हर किसी एलिमेंट को अलग से नहीं देखना होता है। हम कलेक्टिवली चीज़ों को जब देखना शुरू करते हैं तो इसकी बदौलत जो है वो जो है आसान हो जाता है हमारे लिए जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेंगे अपनी 0 to 10, 10 to फॉर एग्जांपल 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 हैं, ये हमारे क्लासेस हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी हम फॉर एग्जांपल 0 to 10 के बदले हम 5 भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट। हाँ, इसके बदले 15 लिख सकते हैं, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया। और इसके बदले 25, इसके बदले 35 और इसके बदले 45। तो फॉर एग्जांपल अब ये मिड पॉइंट है, ये क्लास है हमारा, ये मिड पॉइंट है, इसको मैं MP लिखूंगा यहाँ पे। और ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 फॉर एग्जांपल ये फ्रीक्वेंसी हमारी है। तो अभी जो है फॉर एग्जाम्पल इट इज 18, 24, 28 एंड 30 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, यानी कि 30 एलिमेंट्स पॉपुलेशन के हैं जिनको हमने स्टडी करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम 30 को अलग अलग से नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम ये 5 जो वैल्यूज हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये 5 वैल्यूज जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने 30 ऑब्जर्वेशंस को जो है इनको कंडेंस किया इनटू 10 ऑब्जर्वेशंस या 10 वैल्यूज में। इन 10 वैल्यूज के साथ डील करके हमें ये पता चलेगा कि ये डेटा हमें क्या बताता है। जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो हम इन वैल्यूज से ही निकाल सकेंगे। और हमने ज़्यादा जो है वो कागज़ भी खर्च नहीं करना है, ज़्यादा जो है एनालिसिस भी नहीं करनी है, लिखना भी ज़्यादा नहीं है। तो बस हमने इन वैल्यूज़ पे फोकस करके जो है हम अपने वैल्यूज़ अब हासिल कर सकते हैं। जो हमने अब हासिल करना होता है, जो हम चाहते होते हैं इससे, तो वो हम हासिल कर सकते हैं सिर्फ इन वैल्यूज़ के साथ डील करके। तो दिस इज़ जब हम अब इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम अगर इसका भी अर्थमेटिक मीन करेंगे, मीडियन करेंगे, या फिर जो डिस्पर्शन के वैल्यूज़ निकालेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी के वैल्यूज़ निकालेंगे, वहाँ पे तो हमें एक ही वैल्यू मिलता है फिर। यानी कि उस पूरे सिस्टम को हम एक वैल्यू में इसका निचोड़ निकालेंगे, इसका कंक्लूजन करेंगे। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के ज़रिए से हम डेटा को कंडेंस कर पाते हैं, समराइज कर पाते हैं। तो इसके साथ डील करना हमारे लिए जो है वो आसान हो जाता है। अगर हम अलग अलग से जो है हर ऑब्जर्वेशन को
अलग अलग से रीड करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो एडवांटेज है क्लासिफिकेशन का वो ये है कि इससे डेटा समराइज हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, जो हमारे लिए स्टडी करना आसान हो जाता है। तो ये एक है। दूसरा है इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। अब फैसिलिटेट्स कंपैरिजन क्या है, अभी हम लेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये दूसरा क्लास है, ये एक क्लास का हमने लिया, यानी एक क्लास के मार्क्स हमने देखे वहां पे 30 स्टूडेंट्स है। अब हम और क्लास के देखेंगे कि उनकी सिचुएशन क्या है। तो सपोजिंग ये दूसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी है 0 0 0 0 और 30 यहाँ पे लेंगे, तो इससे हमें ये पता चला कि क्लास ए फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 1, फ्रीक्वेंसी क्लास 1, फ्रीक्वेंसी क्लास 2 लीजिए आप यहाँ पे। तो क्लास ए की सिचुएशन ऐसी है, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है, और क्लास बी की परफॉर्मेंस ऐसी है। क्लास 2 जो है वहां पे सब बच्चों को 40 to 50 मार्क्स मिले हैं इन कंपैरिजन टू क्लास ए। तो जब हम इस तरीके से डेटा को जो है क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन के जरिए से इसको दिखाएंगे, समराइज करके इसको दिखाएंगे, तो हमारे लिए जो है कंपैरिजन वो आसान हो जाता है। इसी तरह अगर हम ये देखेंगे फॉर एग्जांपल के यूनिवर्सिटी में कितने मेल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स और कितने फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, या फिर कितने मेल जो है स्टाफ मेंबर्स यूनिवर्सिटी में है और कितने फीमेल स्टाफ मेंबर्स यूनिवर्सिटी में है, तो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि सिचुएशन क्या है, मेल फीमेल प्रपोर्शन किस नौइयत का है। तो इसी के मुताबिक हम फिर अपनी पॉलिसीज़ भी बनाते हैं। तो पॉलिसीज़ बनाना तब आसान हो जाता है जब हम कंपैरिजन कर पाते हैं, और कंपैरिजन हम तब कर पाते हैं जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लासिफिकेशन के ज़रिए से डेटा कंपैरिजन हो जाता है और ये कंडेंस हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे है वो है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट वेरिएबल्स। अब देखिए जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें वैल्यूज़ मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे एजुकेशन और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल जो जिनकी एजुकेशन प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है, या सीनियर सेकेंडरी की है, या कॉलेज की है, या यूनिवर्सिटी की है, फिर यहाँ पे देखेंगे हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि इनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, या इनको कितना पैसा मिलता है पर आवर, तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जब हमने क्लासिफिकेशन की, इसकी मदद से हमने दो जो वेरिएबल्स हैं, दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट या इनकम, यहाँ लिख सकते हैं आप, तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम स्टडी कर पाए जब हमने डेटा को क्लासिफाई किया। इसलिए कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम स्टडी कर पाते हैं जब जो है हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। तो तीन चीज़ें हमने स्टडी की, कंडेंस हो जाता है डेटा, फैसिलिटेट हो जाता है कंपैरिजन, और रिलेशन डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान, कैरेक्टरिस्टिक्स के दरमियान हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं थ्रू जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है, और ये शायद आपके लिए आसान समझना है, क्योंकि देखिए चौथा पॉइंट तो ये है कि जो फर्दर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस आप कर पाते हैं जब आप जो है जब आप डेटा को क्लासिफाई करते हैं। तो अभी आप स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो सेंट्रल टेंडेंसी आप स्टडी करेंगे, जिनको हम एवरेजेस कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये हम तब कर पाते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के वैल्यूज हम तब निकाल पाते हैं जब डेटा पहले ही क्लासिफाई हो गया हो। इसी तरह फिर आप जो है डिस्पर्शन स्टडी करते हैं, इसी तरह आप जो है कोरिलेशन स्टडी करते हैं, या रिग्रेशन स्टडी करते हैं, या जो सिक्योरनेस मोमेंट्स वगैरह वो चीज़ें स्टडी करते हैं, तो या आप जो है वो इंडेक्स नंबर्स बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें तब पॉसिबल होती हैं जब हमने डेटा को क्लासिफाई किया होता है। तो डेटा को क्लासिफाई करके जो एडवांटेज हमें मिलता है वो ये है कि वी आर एबल टू परफॉर्म फर्दर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस और डू फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट विद द डेटा टू द डेटा। तो
वो चीज़ जो है ये तब मुमकिन होती है जब हम डेटा को जो है ये क्लासिफाई करते हैं। तो आई होप कि ये चार चीज़ें आपने याद रखी होंगी और समझी होंगी। कंडेंसेशन ऑफ डेटा, फैसिलिटेशन ऑफ कंपैरिजन, रिलेशनशिप बिटवीन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स वो पता चलता है, और फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करना हमारे लिए जो है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।